not used in audit test, statistical methods are not used. कहते हैं जब हम ऑडिट टेस्ट करते हैं, कोई ऑडिटिंग बेस वर्किंग करते हैं, वैसे ऑडिट पता क्या होता है? एनीवन? ऑडिट क्या होता है? इंस्पेक्टिंग द बुक्स। और वैसे मतलब आप आने वाले टाइम में तो इसे और अच्छे से समझने वाले हैं। जब आप बुक्स को इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो मोस्टली वो सैंपल बेस होगा। मतलब आप 100% स्टडी नहीं करेंगे, हमेशा सैंपल बेस स्टडी होती है। सैंपल बेस स्टडी का मीनिंग, हाँ जी, सैंपल बेस मींस, नहीं नहीं नहीं, मतलब उसमें क्या होगा, हाँ कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको बोला जाएगा। जैसे अगर टोटल आपने सेल्स ही चेक करनी है, एट रैंडम आप एक मंथ की सेल चेक कर लोगे, उसके बाद अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप ये मान के चलोगे कि हाँ बाकी वर्किंग सेट है, अकाउंटेंट अच्छा वर्किंग कर रहा है। तो मोस्टली सैंपल बेस वर्किंग होती है, सैंपल बेस। तो इसने कहा इन ऑडिट टेस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नॉट यूज्ड। क्यों कह रहा है ये? स्टैटिस्टिकल मेथड तो ऑडिट टेस्ट में यूज होते हैं, मतलब द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट बोलो। फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में क्या पॉइंट है। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद, स्टैटिस्टिक्स तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन पे बेस्ड। बच्चे स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट, ये स्टैट्स में स्टडी किया जाता है। किसी भी कंट्री में कोई वैक्सीनेशन कंपलसरी होगी या नहीं होगी, वो इसी स्टडी के बेस पे फाइनल किया जाता है। हमारे सिलेबस में है ये टॉपिक, बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाके क्वेश्चन करेंगे, तो मैं इस पे थोड़ा और डिस्कस करूंगा। फिलहाल एक आपको आइडिया मिल गया कि अगर किसी कंट्री में इवन ये कोरोना वायरस की मेडिसिन ही कह लें, अगर इसे गवर्नमेंट लेवल पे प्रूव किया जाना है तो वो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, कुछ फॉर्मूला बेस होता है। ये स्टैट्स के फॉर्मूला ही वहां भी काम आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, देखो स्टैट्स का यूज आपके सामने एक और आ गया। तो ये स्टैट्स के फॉर्मूला ही है जो ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि ये मेडिसिन कंपलसरी होगी या नहीं होगी। आप सोच के देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे ये एक मेडिसिन आई थी आयुर्वेदा में, किन्होंने निकाली थी? रामदेव, बाबा रामदेव ने, पतंजलि वालों ने। अब मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं आपसे, अगर उसे गवर्नमेंट अप्रूव कर देती तो सोच के बताओ रामदेव का प्रॉफिट कितना होता? इतना होता जितना जितना उसकी कितनी ही जनरेशंस भी खत्म ना करती, मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देती। सोच के देखो कितनी पॉपुलेशन है हमारी भैया। हाँ, और उनमें से बहुत क्विकली जो मतलब स्टेप लेने वाले हैं वो 8-10 करोड़ तो हैं जो फटाफट से शुरू हो जाते हैं। अभी मेडिसिन आ गई है, फटाफट से ये लगवा लें इंजेक्शन। 500 600 200 जितने की भी है मेडिसिन, उसकी कॉस्ट तो कुछ भी नहीं होती। इन चीजों की कॉस्ट ना, वो सिर्फ रिसर्च कॉस्ट होती है, अदरवाइज इसकी एलिमेंट कॉस्ट कुछ नहीं होती। इसके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो तो हो सकता है 20 पैसा का भी नहीं है। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? इसकी रिसर्च को, इन चीजों की रिसर्च कॉस्ट होती है, इसकी प्रोडक्ट एलिमेंट कॉस्ट नहीं होती। तो रिसर्च कॉस्ट पे नो डाउट इन्होंने खर्च किया होगा, लेकिन अगर रिसर्च पे भी बहुत एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, अच्छा पेटेंट हो जाते हैं, तो रेट ठीक है, कहीं ना कहीं कैप फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट। कैपिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम सीलिंग लगा सकती है गवर्नमेंट कि नहीं भाई इतने रुपए से ज्यादा आप ना चार्ज करो। लेकिन फिर भी वो कैपिंग भी करने के बाद इंजेक्शन 250 रुपीज का लग रहा था इनिशियली। अगर 1 करोड़ लोगों ने भी लगाया, 250 करोड़ रुपए की अर्निंग आ गई, सोच के देखो। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ही है जो भी है, प्रोडक्ट कॉस्ट तो है ही नहीं। 10-20 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे, और इससे ज्यादा क्या खर्च करेंगे? इसलिए जो चीजें इस लेवल पे आ जाती हैं,
या तो गवर्नमेंट उसे फ्री दे, खुद मैनेज करे, या फिर गवर्नमेंट अगर ऐसे ऑथोराइज नहीं कर सकती किसी मेडिसिन के उसका उसकी प्रॉपर प्रूफ के बिना, उसकी इफेक्टिव प्रूफ है, इफेक्टिवनेस या नहीं है, उसके बिना कोई भी गवर्नमेंट उसे प्रूव नहीं कर सकती। जितने भी किसी बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो प्रॉपर प्रूव्ड है यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। कोई अभी तक आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो जल्दी बोल दो, जरा आगे बढ़े, नहीं तो। आपने मुझसे क्वेश्चन अगला क्या पूछा था? नहीं, बोथ, बोथ ए एंड बी, बोथ ए स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद ए एंड सी, क्यों डी कहोगे तुम? देखो और एंड में क्या डिफरेंस है? और का मीनिंग होता है कोई एक ही आएगा, या वो आएगा या वो आएगा, मुझे तो दोनों चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। मैं एक बात बता दूं, बुक में मिस्टेक्स बहुत मिलेंगी, आगे पीछे भी मिलेंगी, तो हो सकता है वो मिस्टेक है, उस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे एक बार हम। बट ये जो रूल मैंने तुमसे इतनी डिटेल डिस्कशन किया, ये यही है। स्टैट्स में प्रैक्टिकली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी स्टडी किया जाता है, हाँ, उसे फिगर्स में कन्वर्ट करने के बाद। सिर्फ फिगर में जो चीज कन्वर्ट नहीं हो सकती उसे स्टडी नहीं करते। सिर्फ क्वालिटी एट्रीब्यूट मींस क्वालिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन। हाँ, कन्वर्ट कर, जैसे मैंने अभी देखो वैक्सीनेशन और उसका मोर्टेलिटी इफेक्ट, मैंने देखो फिगर्स ले ली ना, हमने कुछ सैंपल डेटा लिया, जिनको वैक्सीनेशन लगी थी नहीं लगी थी, जिनको कोई प्रॉब्लम आई, फिर उसके बाद उसको एनालिसिस कर लिया हमने। अभी मैंने आपको फॉर्मूला नहीं उसका बताया, इसका फॉर्मूला भी होता है। अब मैंने इसलिए बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। इसका फॉर्मूला आता है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही बोल रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है ए बी मल्टीप्लाई अल्फा बी, अल्फा बीटा माइनस ए बीटा मल्टीप्लाई ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइड अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू ए बी। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये मैंने ए बी या ए बीटा अल्फा बी ये क्या चीजें लिखी हैं, तो वो मैं सामने टेबल में समझाता हूं। जो भी दो एट्रीब्यूट हम स्टडी करते हैं, जैसे वैक्सीनेटेड, इसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब किसी को वैक्सीनेशन दी गई, और नॉट वैक्सीनेटेड को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दूसरा कोई एट्रीब्यूट है कुछ भी, मतलब डेथ है जैसे, तो उसे बी से रिप्रेजेंट करूंगा, नॉट डेथ उसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए बी का मीनिंग होता है ये पोजीशन ए बी इज दिस वन 15 ए बी, और अल्फा बीटा की पोजीशन होगी 4950। दैट मीन्स अगर मैं इसे सॉल्व करने लगूं तो 45 इंटू 4950 माइनस 985 इंटू 50 डिवाइडेड बाय सेम चीज प्लस में। फिर इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन है +1 टू -1 की रेंज में आता है। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो कहा जाता है ए, मतलब वैक्सीनेशन और डेथ में पॉजिटिव रिलेशन है, और अगर वो नेगेटिव आ जाए तो कहते हैं नेगेटिव रिलेशन है। बाकी वो कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब कितना 1 के ज्यादा क्लोज आया। कोरिलेशन पढ़ा चैप्टर आपने कभी? कोरिलेशन, तो ये कोरिलेशन की तरह ही 1 और -1 वाली रेंज की सारी एनालिसिस होती है। आपने मुझसे 17th क्वेश्चन पूछा शायद, है ना? द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विद मेजरिंग टेप। अरे खुद मेजर कर रहे हैं, खुद मेजर कर रहे हैं, बोलो। अब तो उसने 4 ऑप्शन बनानी ही थी, और जब 4 ऑप्शन सामने हो तो उनमें से बेस्ट चूज करना होता है। अब प्राइमरी डेटा तो आगे कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर इन 4 ऑप्शंस में से हम प्राइमरी बोलेंगे इसे।
वैसे जो हाइट होता है बाय नेचर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं, वेरिएबल, उसे वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 45 45 क्वेश्चन। बोलो, पहले 35। इन जनरल द नंबर ऑफ टाइप ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन दो टाइप के टेबल बनाते हैं, एक सिंपल टेबल, एक मैनिफोल्ड टेबल, जैसे कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। जब किसी टेबल में मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स हो, टेबल याद है कल की वीडियो में भेजा था मैंने टेबल, सुन ही लेते हैं, आपको क्या समझ लगा बताना। टेबल में ये रोज क्या होती हैं? बिल्कुल ठीक है, कैप्शन होते हैं। अगर मैं कोई कॉलम लेता हूं, लीजिए मैंने कॉलम लिया 2016 और उसके आगे 16 के आगे दो डिवीजन कर देता हूं, मेल फीमेल, कि 16 में मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। फिर 2017, इसको बोलते हैं कि मैंने कॉलम के साथ सब कॉलम भी बना दिया। कॉलम के साथ क्या बनाया मैंने, बोलो, कॉलम के साथ क्या शो किया। तो जब भी कॉलम सब कॉलम ऐसे मतलब और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। जब सिंपल कॉलम है या रोज है, सिंपल सिंपल डेटा दिखाते हैं, तो उसे उसे क्या कहते हैं, सिंपल टेबल। तो टेबल टेबल दो टाइप का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टेबल। इसके अंदर ये जो डेटा पड़ा होता है इसे क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 33 में प्रॉब्लम थी, द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज, प्रेजेंटेशन का बेस्ट मेथड कौन सा है? हाँ जी, परफेक्ट आंसर, टेबुलर। डायग्रामेटिक बेस्ट नहीं होता, हाँ मैं कुछ कंडीशंस लगा देता हूं। मैं वही बोलने लगा था, बिल्कुल ठीक आप भी बोल रहे हो, डायग्रामेटिक बेस्ट मेथड नहीं होता, हाँ कुछ कंडीशंस लगा दूं, कंडीशंस दो तीन बोलने लगा हूं। अगर मुझे हिडन ट्रेंड्स को नोटिस करना है तो डायग्राम से नोटिस हो पाएंगे। अगर मुझे अट्रैक्टिव मेथड देखना है तो डायग्रामेटिक होगा। लेकिन डायग्रामेटिक मेथड जो है वो एक्यूरेट नहीं होता। आप लोग मैच वगैरह देखते हो, डायग्राम से भरा पड़ा होता है, उसमें डेटा भी पूरा है, टेबल्स भी बने हैं, बट टेबल में डेटा परफेक्ट है, एक्यूरेट है, और डायग्राम में कहीं ना कहीं एस्टिमेशन है बट क्विक ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अनट्रू फॉर टेबुलेशन? टेबुलेशन में अनट्रू बोलना है, अनट्रू। Statistical analysis of data require tabulation. It facilitate comparison between row and not column. Not column तो untrue हो जाएगा, अरे रो कॉलम दोनों को ही कंपेयर करते हैं हम। Complicated data can be presented, diagrammatic presentation require tabulation. तो false क्या है? Clear? और बोलो। The unit of measurement in the tabulation is shown in box head. एक टेबल जब हम बनाते हैं ना, ये टेबल है, तो इसका एंटायर अपर पार्ट मींस जिसमें टेबल का टाइटल आ गया, कैप्शन आ गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया, अपर पार्ट ऊपर वाला, ये पार्ट ऊपर वाला पार्ट, इसको बॉक्स हेड बोलते हैं। थ्योरेटिकल वर्ड है, थ्योरेटिकली ये वर्ड याद रखना आपने। और बोलिए। हाँ जी, यस, कैप्शन इज अ पार्ट ऑफ बॉक्स हेड। Box head includes title of table, unit of measurement and caption. नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 पे आ गए हम।
Some important sources of secondary data are secondary, international and government sources, international and primary sources, private and primary sources, government sources. अब all of these option है क्या, और आपकी ये ऑप्शन में बी अपने आप और सी और डी सारे इंक्लूड अपने आप हो रहे हैं, तो तुम तो इनमें से बेस्ट फिर ए ही बोलोगे ना। क्या ए अपने आप में बी सी डी को कवर नहीं करता है? ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तकरीबन हर साल बच्चों को इस क्वेश्चन पे डाउट रहता है। इनकम किसी स्पेसिफिक पर्सन की होती है और वो डेफिनेट है, और प्रॉफिट जो होते हैं, स्पेशली वहां प्रॉफिट ऑफ कंपनी भी यूज हुआ है वर्ड, अगर आप पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। कंपनीज के प्रॉफिट में हमेशा एक फ्लो होता है, मूवमेंट होती है, बहुत डिसीजंस हैं जो उसके प्रॉफिट में रेगुलरली वेरिएशन लाते रहते हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स तो इवन एक डे में भी कई कंक्लूजन्स निकल के सामने आते हैं। शेयर का रेट है, आज अभी कुछ और है, आफ्टर 1 आवर कुछ और होगा, आफ्टर 1 आवर इवनिंग में कुछ और होगा, अगले दिन ओपनिंग के बाद कुछ और होगा। मतलब इसमें एक गवर्नमेंट डिसीजन, कंपनी को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं उसके प्रॉफिट को। तो उसमें एक रेगुलर मूवमेंट है, फ्लो है, एक रेंज है, इसलिए प्रॉफिट को कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बोला जाता है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की डेफिनेशन है कि जिसमें रेंज है, सोर्सेज उतना इफेक्ट नहीं करते हैं। एनुअल इनकम अगर डिफाइन हो चुकी है, जब हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो वो डिफाइन है, लेकिन जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं वो डिफाइन होने के बाद भी फिक्स नहीं होते। जब मैं बात कंपनी की तरफ साइड पे चला जाऊंगा तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ही बोलूंगा। हाँ जी, सोल प्रोप्राइटर के क्या? नहीं, प्रॉफिट या इनकम क्या कहना चाहते हो? प्रॉफिट्स को हमेशा ही कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बोलना है आपने, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी में तो स्पेशली। जब इनकम की बात करोगे, इनकम एक स्पेसिफिक पर्सन से अटैच है, उसे डिस्क्रीट वेरिएबल बोलोगे आप। हाँ जी, अब मुझे उसके आगे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या बैलेंस शीट्स बन चुकी हैं, प्रॉफिट डिफाइन हो चुके हैं। मतलब अगर कोई आगे क्लैरिफिकेशन नहीं है तो हमेशा के लिए समझ लो प्रॉफिट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, आपने उसको डबल माइंडेड नहीं करना। प्रॉफिट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, इनकम डिस्क्रीट वेरिएबल। ग्राफ इज अ लाइन डायग्राम। वैसे ग्राफिक प्रेजेंटेशन टॉपिक हमने आगे भी करना है, तो ग्राफ एक लाइन डायग्राम होता है। The relation between two variables are shown in मल्टीपल लाइन चार्ट में। दो वेरिएबल का हम रिलेशन स्टडी करते हैं। 46 का आंसर डी ऑप्शन, दिल्ली, डी दिल्ली। लाइन डायग्राम में रिलेशन स्टडी किए जाते हैं मल्टीपल लाइंस बना के। मल्टीपल बार में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां मल्टीपल वर्ड लिखा होना जरूरी है। अकेला लाइन भी लिखा है तो उसका मीनिंग हम ले लेते हैं कि हम रिलेशन स्टडी कर रहे हैं। फिफ्टी वन, 49, 51। मल्टीपल एक्सेस लाइन चार्ट इज कंसिडर्ड। मल्टीपल एक्सेस वर्ड देखो, एक्सेस आ रहा है, एक्सेस ही बदल रहा है बच्चे। एक्सेस तब बदलेगा अगर आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट होगा। जैसे आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक किसी का वेट है जो कि किलोग्राम में है, एक मार्क्स है, तो आप उसको एक ही एक्सेस पे तो शो नहीं कर सकते ना, अलग अलग एक्सेस बना के शो करोगे। और अगर मल्टीपल एक्सेस के लिए आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट होना चाहिए और मोर देन टू सीरीज होनी, मोर देन वन सीरीज होनी चाहिए। मतलब देयर इज मोर देन वन सीरीज एज वेल एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिफरेंट, यूनिट ऑफ द वेरिएबल इज डिफरेंट, तो बोथ ए एंड बी आंसर आ गया। बट यही मल्टीपल,
कोई बात नहीं, अलग अलग कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम, कौन सा एक साथ रख रहे हैं, अलग, इसीलिए तो अलग अलग है, इसीलिए तो उसके लिए डायग्राम भी अलग बना, उसका अलग बना, एक डायग्राम में नहीं शो कर दिया उसे। अब यही यूनिट सेम होता, मल्टीपल लाइन चार्ट, 48 क्वेश्चन देखो, वो उस केस में हमारा हम एक ही डायग्राम में शो करते और स्टडी करते उसे। आप दो चीजों को अलग अलग स्टडी तो कर सकते हो, या उससे भी मना कर देंगे? हाँ, तो इसीलिए अलग अलग बनाया हमने वहां, मल्टीपल एक्सेस, मतलब अलग अलग एक्सेस पे शो कर रहे हैं। फोर्टी एट मल्टीपल लाइन चार्ट है, लाइन एक्सेस नहीं बोला, मल्टीपल लाइन, दैट मीन्स मोर देन मल्टीपल लाइन तो बनाओगे ना अगर एक से ज्यादा सीरीज है। हाँ, यूनिट सेम है, यूनिट सेम है तभी तो एक ही एक्सेस के ऊपर बनाओगे उसे। तो शोइंग टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल एक्सप्रेशन सेम यूनिट, यूनिट सेम चाहिए, तो बी आंसर आ गया। 45 में क्या पूछना है? ग्राफ इज अ लाइन डायग्राम, नहीं बी नहीं आना चाहिए। वर्टिकल बार डायग्राम इज अप्लाइड, वर्टिकल बार, वर्टिकल होता है, वर्टिकल ऐसे होता है, वर्टिकल मतलब बार्स को ऊपर ऐसे लाइन, नॉर्मली जो आप देखते हो वो वर्टिकल बार डायग्राम ही होता है। तो बेसिक थ्योरी है, बेसिक थ्योरी है, मैंने अपनी पिछली क्लास में भी डिस्कस की, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। जो मतलब स्टैटिस्टिक्स में, स्टैट्स में जो टाइम बेस्ड डेटा होता है या जो क्वांटिटी बेस्ड डेटा होता है उसे वर्टिकल दिखाया जाता है। कौन सा डेटा वर्टिकल दिखाया जाता है? टाइम बेस या क्वांटिटी बेस, मतलब ये बी एंड सी ऑप्शन। लेकिन अगर कोई क्वालिटी बेस या एरिया बेस्ड डेटा उसे हॉरिजॉन्टल दिखाया जाता है, मतलब उसका बार कुछ ऐसे बनता है। वर्टिकल बार तो ऐसे बनते हैं, आपने देखे ही है, वर्टिकल बार, ये वर्टिकल बार है, समझ रहे हो ना? लेकिन हॉरिजॉन्टल बार ऐसे बनेंगे, मतलब इधर एक्स एक्सिस हो जाएगा, बार्स ऐसे बनेंगे, उसे हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन कहते हैं। जब आपके सामने कोई हॉरिजेंटल बार बना हो, तो एक जो स्टैट्स में एक्सपर्ट है, जिसने स्टैट्स पढ़ा है, तो वो देखते ही समझ जाएगा दैट मीन्स ये कोई क्वालिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन है, इसीलिए डायग्राम ऐसा बनाया गया है। और एक लेमैन कहेगा, वो कहेगा यार शायद ना ये फोटो घूम गई है, शायद ना गलती से पिक्चर घुमा के दिखा दी इन्होंने, कि मैंने तो आज तक बार को सीधे सीधे ही देखा है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, चलिए आगे। इसका आंसर आएगा डी, दिल्ली। बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक कर दो, डी दिल्ली, थियरी बेस है ये, तो इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, ये तो कॉन्सेप्ट है। सही दिया तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट है, इसलिए डी दिल्ली आंसर ही आना है। मेरी बात समझ गए ना? यहाँ कोई डिप्लोमेटिक सिचुएशन तो है नहीं कि हम अपना एक ओपिनियन लेके चलेंगे, कई जगह ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वहां हो सकता है कि थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाए, ये तो कॉन्सेप्ट बेस है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलो। In order to compare two or more series, we consider मल्टीपल बार या ग्रुप बार, एक ही चीज के दो नाम है, एक ही चीज के दो नाम है, दैट मीन्स ए और बी, ये बोल दो या वो बोल दो, एक ही बात बोल रहे हैं। 53, 54, divided bar chart is considered for comparing different components of variable, relation of different component to the table, a और b, a and b, बोथ आएगा। देखो डिवाइडेड बार चार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा ये सब डिवाइडेड बार चार्ट या मल्टीपल बार चार्ट, याद है मल्टीपल बार चार्ट? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम, डिवाइडेड बार चार्ट होता है एक ही बार में, जैसे मैंने एक बार बनाई है तो पहले इंपोर्ट दिखा दिया, फिर एक्सपोर्ट दिखा दिया, मतलब एक ही बार में दो इंफॉर्मेशन को शो करना, अलग अलग शेड कर देते होते हैं, याद करो, है ना? ये जैसे एक ईयर का डेटा है, अगले ईयर का डेटा ऐसे अलग से अगले बार में शो कर दिया,
दैट मीन्स वहां से एक इंडिकेशन आ जाती है कि कमिंग ईयर में एक्सपोर्ट रिड्यूस हो रहे हैं, इंपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें हम दो कंपोनेंट का रिलेशन भी करते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं, दोनों करते हैं, तो बोथ ए एंड भी आएगा। जब दोनों ही चीजें एक साथ चाहिए तो एंड वर्ड लिखूंगा मैं, दोनों में से कोई एक चाहिए और वर्ड लिखूंगा तो एंड आएगा। क्लियर है? अगला टॉपिक हमारा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं उसकी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो उसको देखना है सबने।